गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और इसमें लास्ट टाइम पे जो हमने बात की थी वो बेस की बात की थी, क्षार की बात की थी। और जो हमने लास्ट टाइम पे देखा था वो हमने चूने की बात की थी, बिना भूजा चूना और भुजा हुआ चूना। वो लाइम है, ठीक है, लाइन लिखा हुआ अगर गलती से तो लाइम है, LIME, लाइम है वो, ठीक है। तो उन दोनों की बात हो गई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आगे हम जो देखेंगे, पहली हेडिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी साल्ट। क्या आ जाएगी? साल्ट। साल्ट को क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं, लवण। तो साल्ट के विषय में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ जो निकल के आएगी, ये बात हमें पता है कि एसिड प्लस बेस जब इनकी रिएक्शन होती है, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होता है? सॉल्ट का निर्माण होता है और प्लस जल का निर्माण होता है। एक तो बेसिक बात जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो, यहाँ से कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ और इन पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान देना है। इनमें से नंबर 1 पॉइंट जो है, 1 नंबर का पॉइंट जो है नंबर 1 करके जैसे लिखना है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी अभिक्रिया अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ की जाए तो बनेगा तो सॉल्ट ही और जल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है तो ऐसे में जो सॉल्ट बनता है, इसका pH वैल्यू जो होती है, ये क्या होती है? pH वैल्यू इसकी होती है कितनी? 7। यानी ये उदासीन लवण बनेगा। कैसा बनेगा? उदासीन। pH वैल्यू 7 वाला बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, इसका एग्जाम्पल हो गया HCl। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। मैंने बताया था कि इसका pH वैल्यू 14 होता है, ठीक हो गया। इनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। और NaCl की जो pH वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये पहली बात आ गई। यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया की जाए तो ऐसे में जो सॉल्ट बनेगा उसकी pH वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, ठीक हो गया। ये पहली बात आ गई। इसमें हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको बताया। अगर मैं ऐसे करता कि यहाँ पे H2SO4 लेता, क्योंकि H2SO4 जो है ये भी क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपको पता है, मैंने 3 स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे आपको, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बताया था। तो अगर मैं H2SO4 ले लूँ और यहाँ पे NaOH के 2 अणु ले लूँ, तो फिर अगर रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो Na2SO4 बनना है। तो 2 तब आएगा जब यहाँ पे हमने क्या लिया होगा? 2 लिया होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से जो जानकारी मिल रही है, जो ये सोडियम सल्फेट बना, ये भी इसकी pH वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 7 होगी। कैसे पता लग गया? क्योंकि ऐसी जानकारी हमें पता लग रही है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है। ये पहले नंबर का रूल समझो, आप नियम समझो। ये पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया से जो सॉल्ट बनेगा उसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। यहीं पे सेकंड पॉइंट देखिए आप, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया की जाए वीक बेस के साथ, यानी दुर्बल क्षार के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया अगर की जाए वीक बेस के साथ, तो प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, यानी सॉल्ट और जल ही बनेगा हमेशा एसिड बेस के रिएक्शन में। लेकिन जो ये सॉल्ट होगा, इसकी pH वैल्यू क्या रह जाएगी? तो इसकी pH वैल्यू क्या रह जाएगी? तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस जो है वो वीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कर जाएगा वो कर जाएगा एसिड। और एसिड की pH वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? लेस देन 7 होती है। इसलिए जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, इसके pH मान जो आएगा वो आएगा लेस देन 7। इसका pH मान क्या आएगा? लेस देन 7 आएगा। इस टाइप से बात आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरी बात अगर करें, तीसरी कंडीशन अगर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, किसी स्ट्रॉन्ग बेस, इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं
वीक एसिड के साथ, वीक एसिड के साथ, तो ऐसे में प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, सॉल्ट प्लस जल बनेगा और इसका पीएच मान क्या होगा ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस जो है स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेट करेगा वो कौन करेगा, बेस करेगा। और बेस हमें पता है कि बेस का जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे पीएच वैल्यू वाला होगा, मोर देन 7, मोर देन 7। ठीक हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब एक बात और यहाँ से उठती है कि अगर ऐसा हो जाए कि वीक एसिड की अभिक्रिया कराई जाए वीक बेस के साथ, वीक एसिड और वीक बेस की अभिक्रिया की जाए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक वीक एसिड और वीक बेस की जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन करते हैं तो आंसर जो होगा वो होता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इनका कभी भी क्या नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती। किस किस की, वीक एसिड और वीक बेस की कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये 4 कंडीशनें मैंने आपके सामने रखी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर करेंगे तो ऐसे में जो सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एसिड डोमिनेट कर जाएगा तो लेस देन 7 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिर बेस डोमिनेट कर जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा। और कभी भी वीक एसिड और वीक बेस जो होंगे ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक हो गया, इतनी जानकारी मैंने आपको बताई। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कैसे हम पीएच वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ये बात इतनी आपको समझ में आ गई कि बड़ी सिंपल सी है। जो एक पॉइंट तो याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे में क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 रह जाएगी। बाकी जिसमें जो डोमिनेट कर जाएगा वैसे ही पीएच वैल्यू उसी अनुसार आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए इससे आगे की थोड़ी सी जानकारी। इससे आगे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से, एग्जाम्पलों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पीएच वैल्यू निकाली जाती है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मुझ पर आया NaCl का, और इसका पीएच मान मुझे ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, यानी मोर देन 7 होगा, 7 होगा या लेस देन 7 होगा, ऐसा मैं पता करना चाह रहा हूँ। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 पार्टों में से बांटे तो Na है और Cl है। हमेशा पहले पार्ट के बाद में OH लगा देंगे और दूसरे पार्ट के पहले में H लगा देंगे, यानी ये हुआ NaOH प्लस HCl। ठीक है, इसके बाद में OH, इससे पहले H, तो ये NaOH प्लस HCl। इनकी रिएक्शन जब न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे हमें NaOH पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ से इसका पीएच वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही हम अगर बात करें सेकंड KCl की, पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे K आ रहा है पोटेशियम और Cl आ रहा है। K के बाद हम लगा देंगे OH और Cl से पहले लगा देंगे HCl। ठीक हो गया, यहाँ से क्या बनेगा, KCl प्लस H2O। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखने को मिलेगा कि जो KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस मामले में भी KCl के जो पीएच मान होगा ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके आगे दोस्तों हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे अलग टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं हम पीएच वैल्यू वाला। जैसे कि बात की जाए अगर Na2CO3 की, ठीक है, ये तीसरा एग्जांपल हो गया, इसकी पीएच वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें एक Na है और एक क्या है, CO3 है, यानी CO है। ठीक है, तो Na और CO जो है 2 एलिमेंट इसमें जो है हमें दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, Na के आगे OH लगा देंगे और इस 2 को कहाँ ले लेंगे, आगे ले लेंगे, 2NaOH हो जाएगा। और CO3 के आगे लगा देंगे HCO3। HCO3 मैंने बताया था आपको, ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। HCO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, वही कार्बोनिक एसिड है। ठीक हो गया, इनकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। अब NaOH जो है ये तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, S भी लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस है।
और SCO3 कार्बोनिक एसिड मैंने बताए थे, जितने भी ईटेबल होते हैं वो सारे किस में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। यानी कि कार्बोनिक एसिड कैसा हो गया, वीक एसिड हो गया, WA लिख दिया मैंने। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो बेस जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। तो Na2CO3 जो होगा इसकी pH वैल्यू जो होगी वो बेस जैसी होगी, यानी मोर देन 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर देन 7 हो जाएगी। ये इसकी pH वैल्यू हो जाएगी मोर देन 7। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, चौथा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl का, इसे अगर हम देखें तो NH4OH, इसके आगे OH लगा देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NH4OH प्लस HCl। अब इनकी रिएक्शन अगर कराएंगे तो बनेगा NH4Cl प्लस H2O। अब यहाँ से अगर हम देखें HCl जो है ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NH4OH जो है ये क्या होता है, वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट जब करेगा, ठीक है, तो डोमिनेट करने के बाद ये क्या कर जाएगा, इसकी जो pH वैल्यू होगी, इसकी pH वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, लेस देन 7, इतनी इसकी pH वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया। ये दोस्तों H2CO3 है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इस ढंग से जो है pH वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। तो ये pH वैल्यू वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चल के क्या पढ़ना है, हमें कुछ सॉल्ट के विषय में पढ़ना है, जो प्रमुख सॉल्ट होते हैं और इनके क्या प्रयोग होते हैं, इनके विषय में हमें देखना है। तो अब हम कुछ सॉल्ट को देखेंगे, यानी सम इम्पॉर्टेंट जो सॉल्ट हैं उनके विषय में हम बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं और क्या क्या इनका यूज है। एक एक करके इनके विषय में हम बात कर लेते हैं। इनमें पहला सॉल्ट, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं, विभिन्न सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनमें पहला नंबर का जो सॉल्ट आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा NaHCO3। NaHCO3, NaHCO3, इसका पहले रासायनिक नाम लिखेंगे हम, इसे बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, NaHCO3 के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। पहली बात, इसी का नाम जो है इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। इसे कहा जाता है क्या, बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, इसी को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है बेकिंग सोडा का, एक तो इसका यूज जो होता है ये होता है खाद्य पदार्थ जो हमारे होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, इन्हें फ्लफी बनाने में। ठीक है, इन्हें क्या, फ्लफी बनाने में। फ्लफी बनाने का मतलब क्या है, जैसे कि हम घरों में क्या करते हैं, छोले भटूरे पूरी वगैरह बनाते हैं तो उनको फुलाने के लिए, फ्लफी मतलब हो गया फुलाना, तो उनको फुलाने के लिए जो यूज किया जाता है वो बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, बेकिंग सोडा जो होता है एज ए एंटा एसिड भी यूज होता है। एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इनो में क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारी एसिडिटी को कम करते हैं। तो जो भी एसिडिटी के विरुद्ध लड़ते हैं उन्हें कहते हैं एंटा एसिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है और बेकिंग सोडे का यूज भी आप कर सकते हो एसिडिटी के खिलाफ, यानी ये एज ए एंटा एसिड भी काम करता है। एक चीज़ तो ये हो जाएगी। इसके अलावा जब मैंने आपको HNO3 के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के गैस बुझाने वाले क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, और इनमें मैंने आपको बताया था कि इनमें भी प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है, NaHCO3। यानी हम अगला जो लिख सकते हैं, इसका यूज जो होता है वो किस में होता है, अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में इसका यूज होता है, अग्निशामक यंत्र में। ठीक हो गया, अग्निशामक यंत्र में इसका यूज होता है। एक ये भी काम हो गया इसका। अच्छा, तो ये इसके अलावा जो अग्निशामक यंत्र में ये हो गया, फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है, किण्वन में, फर्मेंटेशन।
जो केक वगैरह होते हैं उनमें मैंने बताया था आपको कि बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि वो कई दिनों तक क्या रहे, मुलायम बने हुए रहे केक पेस्ट्री वगैरह, तो फर्मेंटेशन में वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखनी है बेकिंग सोडा में, और आगे भी ये चीज़ एक मैंने पहले भी बताई है, दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पेंट के दाग होते हैं, पेंट के दाग यानी कि आप घर में पेंट कर रहे हो और आपके कपड़ों में दाग लग जाए तो उसको हटाने में किसका यूज करते हैं? अगर आप उसको बेकिंग सोडा से वॉश करोगे सर्फ के साथ तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा दाग हट जाएगा। ऐसा मैंने दाग एक बताया था जंग का दाग, ठीक है, रस्ट जो होती है उसका दाग, उसमें मैंने बताया था जंग के दाग में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है, ऑक्जेलिक एसिड की मदद से कौन सा, जो रस्ट यानी कि जंग का दाग होता है उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। जबकि पेंट के दाग में जो यूज होता है हटाने के लिए वो किसका होता है, बेकिंग सोडे का यूज होता है। ठीक हो गया। तो इतनी जानकारी जो हो गई इसके विषय में हो गई, यानी कुल मिला के जो सारी जानकारी हम दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं हम कि NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका अन्य नाम बेकिंग सोडा है। खाने को फ्लफी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में होता है, अग्निशामक यंत्र में होता है, फर्मेंटेशन में होता है, और साथ ही साथ पेंट के दाग हटाने में इसका यूज होता है, जबकि जंग का दाग हटाने में ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, एक साल्ट है, और ये इसके यूज हो गए। अगला साल्ट हम एक और देखते हैं, इसमें सेकंड नंबर पे जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम की बात कर लेते हैं हम कि जिप्सम जो है, सबसे पहले तो जिप्सम जो है इसका केमिकल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ठीक हो गया। अब इसका केमिकल नाम भी आएगा, केमिकल नेम क्या होगा इसका, केमिकल नेम कैसा होगा, तो ये जल हो गया तो इसे बोलेंगे हम हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इस ढंग से इसका नामकरण हो जाएगा, क्योंकि जल की मात्रा इसमें, तो हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया किसका, जिप्सम का। अब जिप्सम का यूज कहाँ होता है, जिप्सम का पहला यूज जो होता है ये सीमेंट बनाने में यूज होता है, सीमेंट बनाने में। ठीक हो गया, सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है किसका, जिप्सम का। जैसे कि चूने का यूज होता है, चूने के अलावा भी और चीज़ डालते हैं हम सीमेंट बनाने में, उनमें एक जिप्सम भी है। ठीक हो गया। दूसरा इसका जो मेन यूज होता है वो पीओपी बनाने में होता है, पीओपी बनाने में, पीओपी बनाने में। पीओपी का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख सकते हो आप इसे। अब जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जैसे सबसे पहले आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्योंकि ये जिप्सम से बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला इससे मिलता जुलता होगा, यानी कि CaSO4 डॉट, यहाँ 2H2O था, यहाँ रह जाएगा हाफ H2O। तो अगर हाफ H2O हो CaSO4 के आगे तब तो है वो पीओपी, और अगर है 2H2O तब होगा क्या, जिप्सम। तो हाफ H2O हो जाएगा, और अब इसका केमिकल नेम भी आएगा। और केमिकल नेम को जब हम देखेंगे, हाफ H2O यहीं से शुरू करेंगे, सेमी हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक हो गया, ये किसका नाम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का नाम क्या हुआ, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। वहाँ पे 2H2O था, यहाँ पे कितना है, हाफ H2O है। ठीक है, इतनी जानकारी जो हो गई ये इसके विषय में हो गई। अच्छा, ये पीओपी का यूज कहाँ होता है, पीओपी का यूज आप, एक तो आपको जब हमारी क्या होती है, बोन्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं, तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इसके अलावा घरों में देखा होगा आपने, ऊपर जो फॉल्स सीलिंग उसे कहते हैं हम, तो फॉल्स सीलिंग जो बनाई जाती है उसमें भी यूज होता है किसका, पीओपी का यूज होता है। तो इतनी जानकारी आपको इसके अलावा जो बहुत सारे स्टैचू होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये जानकारी आपको जिप्सम के बारे में याद रखनी है, और यहीं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में भी याद रखने हैं। ठीक हो गया। तो 2 नंबर पे जो हो गया वो जिप्सम हो गया, और इसी के साथ हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी से जुड़ा हुआ हमने पढ़ लिया। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर को।
ब्लीचिंग पाउडर को ठीक है। 3 नंबर पे हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में इसे कह देते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कह देते हैं। वैसे कहीं पे ब्लीचिंग पाउडर लिखा होगा, वैसे हिंदी में शुद्ध क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, या कई जगह पे क्या होगा, ये इस ढंग से लिखा होगा CaOCl2 इस ढंग से, और एक ही बात है दोनों के दोनों, या तो ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा CaOCl2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका केमिकल नेम क्या हो गया, तो इसका केमिकल नेम हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का मेन यूज कहाँ होता है, इसका मेन यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल के शुद्धिकरण में। लेकिन ये वाटर प्यूरिफिकेशन अभी 2-3 जगह और आने वाला है। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में कहाँ होता है, जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह जो होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह की सफाई करनी हो तो उसमें वाटर प्यूरिफिकेशन में किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक हो गया, तो ये पानी के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि गैस कौन सी होगी, क्लोरीन होगी। अगर वो ये बोले कि कौन सी गैस जो है वो पानी के शुद्धिकरण के लिए यूज होती है, तो कौन सा बोल देंगे, क्लोरीन गैस। ठीक है, फॉर्मूले पे भी आपको दिख रहा है क्लोरीन गैस दिख रही है, तो अगर गैस बोले तो हो जाएगी क्लोरीन गैस, और वो बोले कि अगर वाटर प्यूरिफिकेशन में और स्विमिंग पूल में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 का। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे हम 4 नंबर पे देखते हैं पोटास एलम। पोटास एलम, एलम मतलब आपको पता है फिटकरी। ठीक है, एलम मतलब क्या हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O, ये फिटकरी का क्या है, केमिकल फार्मूला हो गया। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, यहीं से शुरू करेंगे, हाइड्रेटेड अब यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है तो यहाँ पे आएगा हाइड्रेटेड पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रेटेड पोटेशियम, और इसके बाद लिख देंगे क्या, AlSO4 को क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। ठीक हो गया, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फिटकरी का क्या हो गया, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका यूज कहाँ होता है, तो फिटकरी जो है एक यूज तो इसका होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, और वाटर प्यूरिफिकेशन कहाँ का, जो हमारे घरों के क्या होते हैं, टैंक होते हैं। हमारे घरों के जो टैंक होते हैं उसमें जो भी क्या होता है, कबाड़ा वगैरह होता है, जब अगर हम उसमें फिटकरी डालें तो वो फिर ऊपरी सतह में अगर पानी के साथ कबाड़ा है तो वो क्या होगा, फिटकरी डालने पे नीचे सतह में, यानी कि टंकी की जो तली होगी उसमें जम जाएगा। तो इसके लिए टैंक वगैरह में यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में किसका, फिटकरी का। अन्य यूज क्या है इसके, ये बात आपको याद रखनी है। स्विमिंग पूल वगैरह में था ब्लीचिंग पाउडर, और टैंक वगैरह घरों के टैंक में किसका यूज हो रहा है, फिटकरी का यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, फिटकरी किस सिद्धांत पर काम करता है, फिटकरी किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो फिटकरी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आंसर होगा कोएगुलेशन।
हिंदी में से बोलेंगे स्कंदन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फिटकरी किस सिद्धांत पर काम करता है? स्कंदन। इसका हम कोलाइडी विलयन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बात करेंगे। अभी आपको इतनी जानकारी याद रखनी है कि फिटकरी किस सिद्धांत पर काम करता है? कोएगुलेशन यानी कि स्कंदन के सिद्धांत पे काम करती है फिटकरी, ठीक हो गया। इसके अलावा फिटकरी का काम जो होता है एज अ एंटीसेप्टिक भी होता है। एंटीसेप्टिक मैंने बताया था कि जो कि कटे या जले पे यूज होता है। तो आपको पता ही है, जैसे हम क्या करते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें अगर कट जाए तो नाई जो है किसका प्रयोग कर देता है? फिटकरी का, जिससे खून क्या होता है? तुरंत रुक जाता है। तो जब खून रुक जाता है तो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? यही स्कंदन के सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है कौन? एलम यानी कि फिटकरी। तो ये बात यहाँ से हो गई। अब यहाँ से वाटर प्यूरिफिकेशन जो आया वो टैंक में आया, और यहाँ से जो आया स्विमिंग पूल में आया, ठीक हो गया। यहीं से तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरी चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के विषय में, ठीक है। 5 नंबर पे आपको यहाँ पे लिखना है KMnO4, इतना ऊपर आपको दिख नहीं रहा है शायद, यहाँ से लिखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसका नाम होगा पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैंगनेट। अच्छा, इसके विषय में क्या क्वेश्चन आते हैं KMnO4 के बारे में? देखिए पहला क्वेश्चन, इसको कहा जाता है रेड मेडिसिन यानी लाल दवा के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाल दवा किसे कहा जाता है? KMnO4 को। रेड मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है? KMnO4 को लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक हो गया। लाल दवा यानी कि जो होती है बीटाडीन वगैरह जितनी भी एंटीसेप्टिक दवाएं होती हैं उनमें क्या पड़ा होता है? KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक हो गया। यानी कि जो बीटाडीन वगैरह हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, इनमें होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का दूसरा नाम क्या हो गया? लाल दवा हो गया। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका यूज भी होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। वाटर प्यूरिफिकेशन, अब ये 3 क्वेश्चन जाके पूरे हुए वाटर प्यूरिफिकेशन में, लेकिन कहाँ? कुएँ के। जो कुआं होता है उसमें मेन रूप से यूज किया जाता है KMnO4 को। कुएं में क्योंकि भूमिगत जल होता है, वहाँ पे कंडीशन अलग सी है। कुएं में क्या होता है? भूमिगत जल होता है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए जो यूज होगा वो होगा, क्योंकि उसमें कीचड़ वगैरह होता है, तो उस कुएं के कीचड़ वगैरह में जो अन्य कण आ जाते हैं, दूषित कण, उनको हटाने के लिए जो यूज होगा वो KMnO4। कुआं लिखा होगा तो आपको KMnO4 ही टिक करना है। अगर स्विमिंग पूल लिखा होगा तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है, और अगर आपको लिखा हो टैंक तो आपको फिटकरी यूज करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, व्यापक स्तर पे जल के शुद्धिकरण में किसका यूज होता है? तो व्यापक यानी बड़े स्तर पे। तो बड़ा स्तर जब आएगा तो आपको टिक करना है किसे? जो कि बड़े स्तर पे आ रहा है, वो आ रहा है इन दोनों से भी बड़े स्तर पे ब्लीचिंग पाउडर। तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर। जब व्यापक स्तर पे वो बोलेगा तो आंसर आपको टिक करना है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस ढंग से आपको याद रखना है, ठीक है। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव आप करोगे तो अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे कि कहीं पे ये है, वो ऑप्शन में नहीं है, ये है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है इन चीज़ों का। वाटर प्यूरिफिकेशन में तीनों है, तीनों के अलग अलग क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी कि अलग अलग क्वालिटीज़ क्या है। अच्छा ठीक है, इसके आगे हम जो बात करते हैं, एक और सॉल्ट की हम बात करते हैं, और वो सॉल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, ठीक है। 6 नंबर पे हो जाएगा KNO3, इसे बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक हो गया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना, और उससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा KNO3 के विषय में। इतनी जानकारी आपको मेरे हिसाब से दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ मैं से। 6 नंबर पे जो मैंने लिखा है, ये लिखा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट को एक और नाम से जाना जाता है
सॉल्ट पीटर के नाम से, सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है इसे, सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर को हिंदी में बोलते हैं सौरा, सॉल्ट पीटर। जनरली सौरा नहीं आएगा, कई जगह आ भी जाता है सौरा, लेकिन फिर दिक्कत क्या है, दोनों नाम इसलिए याद रखना है कि जब वो हिंदी में सौरा लिखेगा तो कई बार वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी उसे सौरा ही लिख के देगा, वो बोलेगा इनमें से सौरा जो है इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको KNO3 को करना है सौराटिक। या फिर कभी कभी हिंदी में जो होगा उसको सॉल्ट पीटर ही लिख के देगा। जबकि इससे मिलता जुलता नाम जो है एक ये भी है, चिल्ली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, ये अलग है, यानी चिली सौरा है। सॉल्ट पीटर तो है कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन आएगा चिली सॉल्ट पीटर तो ये है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है इसे कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। तो अगर चिली लग गया आगे से तो तब सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, और केवल सॉल्ट पीटर पूछेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने, काफ़ी ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट है चिली सॉल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट है केवल क्या, सॉल्ट पीटर। अच्छा, जो ये सॉल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका जो यूज होता है वो गन पाउडर बनाने में होता है। ये मैंने वहाँ पे बताया भी होगा, गन पाउडर जब बताया, गन पाउडर बनाने में, ठीक है, गन पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा कुछ फर्टिलाइज़र भी इससे बनते हैं, उर्वरक, तो फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसका यूज होता है, फर्टिलाइज़र बनाने में, यानी कुछ उर्वरक बनाने में भी इसका यूज होता है। मेन क्वेश्चन यहाँ से ये वाला है, सॉल्ट पीटर वाला जो आपको पूछा जाएगा, और चिली सॉल्ट पीटर, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा, और ये ध्यान रखना है हिंदी में सौरा पूछेगा। ठीक हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं 7वें नंबर पे NaCl। NaCl तो सबको पता है, सोडियम क्लोराइड। दोनों को एक साथ, दो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको एक साथ, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर। अब मैं दो बातें आपको एक साथ बता देता हूँ 7वें 8वें नंबर पे। देखिए 7 नंबर पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सभी लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है इसकी pH वैल्यू तो मैंने अभी बताई है आपको कि कितनी है, 7 है। दूसरी बात, इसे क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट यानी साधारण नमक इसे कहते हैं। जो वाइट रंग का नमक हम यूज करते हैं साधारण नमक, वो NaCl ही होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात, इसे क्या कहते हैं हम, साधारण नमक यानी इंग्लिश में लिखेंगे कॉमन साल्ट कहते हैं। कॉमन साल्ट किसे कहते हैं, NaCl को कहते हैं। इसके अलावा टेबल साल्ट भी इसी को कहते हैं, टेबल साल्ट। टेबल में परोसे जाने वाला जो साल्ट है वो भी NaCl है, टेबल साल्ट। ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछ ले टेबल शुगर कौन सी है, टेबल शुगर कौन सी है, तो टेबल शुगर का आंसर जो होगा ये होगा सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, टेबल शुगर पूछेगा तो हो जाएगा सुक्रोज, और टेबल साल्ट पूछेगा तो NaCl ही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखनी है, रॉक साल्ट भी इसी को कहते हैं। इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं रॉक साल्ट शायद कोई और है। रॉक साल्ट जो होगा वो भी कौन होगा, NaCl ही होगा। ठीक है, अवसादी चट्टानों से मिलता है NaCl, तो इसलिए ये रॉक सॉल्ट भी यही होगा। रॉक सॉल्ट को आप अगर कोई कंफ्यूजन हो, रॉक सॉल्ट आप डालना गूगल में और इसकी पिक देखना, वो आपको दिखाएगा जो वाइट नंबर रंग का नमक जो हम यूज करते हैं उसी को आपको दिखा देगा। तो ये कंफर्म भी आपको कर लेना है, कंफर्म ही है। लेकिन कोई पेपर में कंफ्यूजन रहे तो एक बार आप देखोगे तो देखा हुआ ज़्यादा याद आता है। रॉक सॉल्ट आप देखना किसका चित्र वो दिखा रहा है, उसके बाद आपको पता रहेगा कि वही साधारण सॉल्ट ही होता है। अच्छा, 8 नंबर पे हम देखते हैं ब्लैक सॉल्ट को। ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। ठीक है, काला नमक, इसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। हिमालयन सॉल्ट भी इसे कहते हैं हम। ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए ये कोई सिंगल फार्मूला नहीं होता, इसमें कुछ चीज़ें होती है। जैसे इसमें नमकीनपन जो होता है, इसमें NaCl होता है, इसमें Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें FeSO4 होता है, आयरन सल्फेट, प्लस कई चीज़ों का मिक्सचर है, प्लस इसमें होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फेट।
ये भी इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। क्या क्या होता है, NaCl इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट, FeSO4 होता है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और H2S होता है हाइड्रोजन सल्फेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो ब्लैक सॉल्ट होता है इसमें जो अलग टाइप की स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आपको याद रखना है वो किसकी वजह से होती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। इसको लिख भी दो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें जो अलग टाइप की स्मेल होती है वो सल्फाइड के कारण होती है। या तो ऑप्शन आपको सल्फाइड मिलेगा, सल्फाइड ना ऑप्शन में तो आपको H2S याद कर देना है। यानी जो ये H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी के वजह से ब्लैक सॉल्ट में अलग तरह की गंध होती है, ठीक हो क्या। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से या तो सल्फाइड होगा या तो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन में होगा। इतनी जानकारी आपको देख लेनी है। और इससे आगे हम जो पढ़ेंगे कुछ डबल सॉल्ट मैं आपको बताऊंगा, और उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को देखना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो ये वीडियो जो है आपको ध्यान से देखनी है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और इसके आगे की जानकारी जो होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।